Hello friends, in last two videos what we have learned that is the basic concept of working capital and what is the operating cycle. In continuation with that, now the third part which we have to see that how exactly to estimate the requirement of working capital. So हमारी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले हम थोड़े और कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमने कंक्लूड किया अरिथमेटिकली हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज अ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. सो दैट इज आवर बेसिक इक्वेशन, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल. तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है. तो बेसिकली और दैट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ करंट असेट्स एंड कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज. तो करंट असेट्स में सबसे पहले क्या आता है तो इन्वेंट्री, या उसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं. अब ये क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री तीन टाइप की हो सकती है. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दिस इन्वेंट्री कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. देन व्हाट इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और अनफिनिश्ड गुड्स. एंड थर्डली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सो ये तीन टाइप के इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आते हैं, इन्वेंट्रीज के अंदर आएंगे. हम जब कहते हैं कि टोटल इन्वेंट्री, दैट टोटल इन्वेंट्री इज इंक्लूसिव ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सेकंड मेन कंपोनेंट इज अ डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल्स, कि जो हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, जो कस्टमर है जिनके पास से हमको अभी पैसे आने हैं, मनी इज रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, उनको हम डेटर्स कहते हैं. तो टोटल डेटर्स विल बी द सेकंड कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट. Thirdly, bills receivables, which is also the part of current assets and mainly it is a part of debtors itself, or cash in hand or cash at the bank. So cash and bank balance. So stock, debtors and cash, these are the main three components of current assets. उसके अलावा करंट एसेट्स के अंदर क्या हो सकता है तो मेनली प्रीपेड एक्सपेंसेस. इफ एनी एक्सपेंडिचर विच इज पेड इन एडवांस दैट विल बी आल्सो बी द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. और उसके अलावा अदर रिसीवेबल्स एंड एडवांसेस और डिपॉजिट्स विच आर गिवन. सो इन कलेक्टिवली आई विल कॉल इट एज अदर रिसीवेबल्स. सो इन्वेंटरीज, डेटर्स, bills receivables, cash and bank and prepaid expenses and other receivables, these are the main contents of or main components of current assets. Then current liabilities. अभी current liabilities के अंदर क्या क्या आएगा तो सबसे पहले main item will be sundry creditors. Creditors means accounts payables, that is the money payable to the suppliers from whom we have purchased the raw material or goods on a credit basis. Then bills payable, which is also the part of current liability, means creditors itself. Then outstanding expenses, that is the expenses payable, expenses which has become due but yet not paid, that is the outstanding expenses. And provisions, for example provision for tax or proposed dividend, like that. So these are the main components of current assets and current liabilities. आपके फ्रंट के स्क्रीन के ऊपर इसके स्लाइड में आपको ये सब आइटम्स दिख रहे हैं. सो दीज आर द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. अभी एग्जैक्टली इन वर्किंग कैपिटल जब हम रिक्वायर इसका एस्टिमेट करते तो हमको एग्जैक्टली क्या करना है तो जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन रहेगा, जो भी हमारे पास कंपनी का डाटा रहेगा, उसके ऊपर से वी हैव टू एस्टिमेट हाउ मच अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेंट्री, how much amount will be getting blocked in the debtors, how much amount cash in hand will be required for some other expenses, how much will be the amount of sundry creditors, or how much will be the amount of outstanding expenses, so that we have to forecast or we have to estimate these different components of current assets and current liabilities. And on that basis then we have to calculate exactly how much will be our monetary requirement of working capital. So we are supposed to estimate these investments, the investment in these various current assets.
तो जैसे कि हमको एस्टिमेटेड स्टॉक फाइंड आउट करना है, एस्टिमेटेड डेटर्स फाइंड आउट करना है, एस्टिमेटेड कैश बैलेंस फाइंड आउट करना है, या एस्टिमेटेड क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, दैट इज अ लॉजिकल फॉर्मूलाज आर देयर, वो उसको भी हमको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले उसका जो एक बेसिक वर्क है वो हम पहले देखेंगे, दैट इज अ कॉस्ट शीट। तो ये कॉस्टिंग कैसे होता है, कॉस्ट शीट क्या होता है, और कॉस्ट शीट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो इसके बेसिस पे हमको देखना है। तो सबसे पहले भी आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिखाता हूँ, जो ऑलरेडी हमने पहले उसकी स्टडी किया हुआ है, फिर भी हम एक बार उसको जस्ट रिवाइज कर दे तो हमारे आपके सामने आएगा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले भी कॉस्ट शीट के सामने आपके सामने क्या दिख रहा है कॉस्ट शीट में, तो डायरेक्ट मटेरियल, और उसको मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। हाउ वी गेट दिस अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जिन तीनों का जो भी सम आता है दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मटेरियल और मटेरियल कंज्यूम। सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस direct labor plus direct expenses. So aggregate of all these direct cost is called as a prime cost. You can again check out direct material plus direct labor plus direct expenses is equal to prime cost. The prime cost. After prime cost, what we are supposed to add into the prime cost? That factory overheads. Now overheads means what? Indirect expenses. So indirect expenses of factory are called as a factory overheads. So इसमें सब factory overheads जितने भी है, for example repairs, maintenance, production staff salary, depreciation of machinery, so these type of items will come under factory overheads. So इसको add करने के बाद में then add opening stock of work in process minus closing stock of work in process, इसके बाद में जो amount आएगी that is called as a works cost or factory cost, और इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। यू कैन वंस अगेन चेक आउट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सो whatever is the administrative overheads, for example staff of office salary staff, office staff salaries, then depreciation of office equipments, lighting expenses, telephone expenses, these type of expenses which are relevant with the administration, so that will come in the administrative overheads. So works cost plus administrative overheads is equal to cost of production. Then cost of production plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods is called as a cost of goods sold. And then cost of goods sold plus selling and distribution overheads is equal to total cost. So basically just we will revise prime cost plus factory overheads plus opening stock of WIP minus closing stock of WIP is equal to works cost plus administrative overheads is equal to cost of production plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods is equal to cost of goods sold plus selling and distribution overheads is equal to total cost. तो ये हो गया हमारा कॉस्ट शीट। अब ये कॉस्ट शीट हमको निकालना क्यों है, तो देखो अभी कॉस्ट शीट के बाहर मैंने कुछ यहाँ पर 3 आइटम लिखे हैं बोल्ड लेटर्स के अंदर। जैसे देखो वर्क्स कॉस्ट के सामने मैंने लिखा हुआ है फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट के सामने मैंने लिखा है WIP। तो जो WIP स्टॉक रहेगा हमारा वर्क इन प्रोसेस, उसका वैल्यूएशन हमको वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे करना है। सो सपोज किसी एग्जांपल में दिया होगा कि वर्क्स पर WIP इतने पीरियड के लिए है, या रॉ मटेरियल विल रिमेन इन द प्रोसेस से फॉर 15 डेज, तो 15 दिन का जो भी प्रोसेस में जो रहेगा जो WIP स्टॉक रहेगा, सो 15 दिन का जो WIP स्टॉक के उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है, तो दैट वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन वर्क्स कॉस्ट। तो हमको वर्क्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जो वर्क्स कॉस्ट है उसके बेसिस के ऊपर हमको WIP कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम लाइक दैट फिनिश गुड्स, देखो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने फिनिश गुड्स लिखा हुआ है। सो फिनिश गुड्स वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज अ वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स।
सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होगा, और टोटल कॉस्ट के सामने मैंने लिखा हुआ है डेटर्स। सो हमारे जो डेटर्स रहेंगे, डेटर्स का वैल्यूएशन स्टॉक टोटल कॉस्ट के ऊपर होगा। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट बेसिस पे क्यों होता है, क्योंकि जनरली हम जब बैलेंस शीट में डेटर्स जो लिखते हैं, जो सेल्स के ऊपर लिखते हैं, कि सपोज मैंने कह दिया कि माई टोटल सेल्स आर रुपीज 12 lakhs and I am offering 1 month credit period to my debtors. So obviously, how much would be my debtors? 12 lakhs divided by 12 months into 1 month. So my debtors will be 1 lakh. So balance sheet के अंदर amount 1 lakh आ जाएगी। लेकिन now we are trying to estimate the requirement of working capital. इसका मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए हमारे पास हमको कितने फंड्स की जरूरत है। सो जब मैं कह रहा हूँ डेटर्स है, कि सपोज मेरे डेटर्स, मैंने एक्चुअल सेल जो किया है सेलिंग प्राइस के बेसिस के ऊपर, कि जो मैंने 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल किया है, जो मुझे डेटर्स से आना है। अब ये डेटर्स के पास से मुझे उतने पैसे आना है, लेकिन मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट ब्लॉक इतनी हो चुकी है, और मुझे 1 लाख रुपए का जब मैं सेल कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए का सेल करने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है। ऑब्वियसली 1 लाख रुपए का सेल करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, बिकॉज सेल्स इंक्लूड माई प्रॉफिट ऑल्सो। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि 1 लाख के अंदर मेरा 20% प्रॉफिट है, सो 1 लाख इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। सो 1 लाख के अंदर अगर मैं 20% प्रॉफिट इज देयर रुपीज 20,000, सो मेरा कॉस्ट कितना है सेल्स के अंदर 80,000। 1 लाख इज माई टोटल सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट, सो माई माइनस प्रॉफिट 20,000, सो माई इन्वेस्टमेंट इन सेल्स इज रुपीज 80,000। सो 1 लाख रुपए का सेल करने के लिए मुझे 80,000 रुपीज मेरे पास होने चाहिए। तो मैं 80,000 इन्वेस्ट करूंगा, तो उसके ऊपर से मैं 1 लाख रुपए का सेल जनरेट करूंगा। तो ऑब्वियसली जब मुझे डेटर्स है, मेरा जो क्रेडिट पीरियड अगर 1 महीने का है, तो मेरा 1 महीने का सेल्स जो है वो डेटर्स में ब्लॉक होने वाला है। तो वो जो 1 महीने का सेल्स मेरा क्रेडिट डेटर्स में ब्लॉक होगा, वो सेल्स बनाने के लिए मुझे एक्चुअली कितने फंड चाहिए, तो 1 लाख से कम आएंगे। तो एक्चुअली वॉट एवर इज माई टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट सेल, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि डेटर्स जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं, और जनरली वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट जब भी किया जाता है वो कॉस्ट बेसिस पे किया जाता है। कुछ टाइम हम उसको कैश कॉस्ट बेसिस भी कहते हैं। सो ये हुआ हमारा टोटल हमारा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हमको क्या करना है, कॉस्ट शीट हमने किस लिए बनाया, तो इनका जो वैल्यूएशन होगा है, जैसे रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमको करना है मटेरियल कंज्यूम के ऊपर या डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। WIP का वैल्यूएशन हमको करना है वर्क कॉस्ट के ऊपर। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हमको करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और डेटर्स का वैल्यूएशन हमको करना है टोटल कॉस्ट के ऊपर। सो अभी ये कॉस्ट शीट आपको समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे अरिथमेटिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो हमको जो रिक्वायरमेंट करना है, कि जो एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये जो हमको निकालना है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि माई लेवल ऑफ एक्टिविटी इज of the production of 1 lakh units. So to produce 1 lakh units, how much amount will be required to finance the working capital? अब इसके अंदर बाकी इंफॉर्मेशन आएगा। फॉर एग्जांपल मेरा डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कितना है, मेरे क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड कितना है, मेरे रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो कितने दिन का स्टॉक मुझे रखना पड़ता है, मेरा WIP का पीरियड कितना है, इसका मतलब मेरा प्रोसेसिंग पीरियड कितना है, प्रोडक्शन टाइम कितना है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में कितना पीरियड लगता है, उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड और WIP होल्डिंग पीरियड। और जैसा कि हमने ऑपरेटिंग साइकिल में देखा कि जब हम रॉ मटेरियल को WIP के थ्रू जब फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करते हैं, तो फिनिश गुड्स का भी कुछ स्टोरेज पीरियड होता है, उसका भी कुछ होल्डिंग पीरियड होता है, तो उसको कहते हैं फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। प्लस डेटर्स का कुछ कलेक्शन पीरियड होता है, कि वॉट एवर क्रेडिट पीरियड वी आर अलाउइंग टू द डेटर्स, उसको कहते हैं कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड। एंड और एक होता है कि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। हम जब क्रेडिट पे परचेस करते हैं, तो हाउ मेनी डेज ऑफ क्रेडिट वी आर अवेलिंग फ्रॉम सप्लायर, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो ये पीरियड भी हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड और उसके बाद में हमको ये कॉस्टिंग की डिटेल्स चाहिए, कि मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना है। तो वो बेसिस पे जब हम एक कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में अलग अलग कॉस्ट कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, और ये जो हमारे पास जो होल्डिंग पीरियड दिया होगा उसके बेसिस पे हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना ब्लॉक होगा, फिनिश गुड्स के अंदर कितना होगा, WIP के अंदर कितना होगा,
या डेटर्स के अंदर कितना होगा या क्रेडिटर्स के में कितना होगा। सो उसके जो कैलकुलेशन है, उसके जो फॉर्मूला है, वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने फ्रंट के ऊपर अभी एक स्लाइड आएगी जिसके अंदर पूरे फॉर्मूला दिए हुए हैं। नाउ वी कैन फर्स्ट चेक आउट एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है, तो पहले सबसे पहले हमने देखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कैसे फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम इन टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 360 डेज और 52 वीक्स, वॉट एवर इट मे बी। सपोज अभी यहाँ पर मैंने 360 डेज दिया है बिकॉज देर आर मिनिमम 5 मैंडेटरी हॉलीडेज, तो 360 की जगह 365 डेज भी आ सकता है। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मीन्स माय डायरेक्ट मटेरियल। For example, my total raw material consumed in a year is say rupees 12 lakhs. So पूरे साल में मुझे 12 लाख रुपए का रॉ मटेरियल में कंज्यूम करता हूँ। और इफ आई एम सेइंग दैट माय रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 1 मंथ, अभी क्या होगा, तो मैंने मंथ में दिया है, तो मेरा एक महीने का जो कंजम्पशन है वो रॉ मटेरियल स्टॉक में रहेगा। सो हाउ मच इज माय रॉ मटेरियल कंजम्पशन, 12 lakhs divided by 12 months into 1 month. So 12 lakhs divided by 12 into 1, so rupees 1 lakh. 1 lakh will be my amount of raw material stock. So ऐसे हिसाब से हमको ये कैलकुलेशंस करना है। Now stock of finished goods. भी stock of finished goods में क्या आएगा, cost of production into finished goods holding period divided by either 12 months or 360 days or 365 days or 52 weeks. So अभी ये जो हम WIP का स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे या फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे करेंगे। सो वर्क्स कॉस्ट इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 मंथ्स और 360 डेज और 52 वीक्स। अब ये किससे डिवाइड करना है एग्जैक्टली, तो हमारे पास जो भी पीरियड दिया है होल्डिंग पीरियड वो किस में दिया है। इफ माय होल्डिंग पीरियड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, सो आई विल डिवाइड इट बाय 12 मंथ्स। इफ माय होल्डिंग पीरियड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डेज, then I will divide it by 360 days or 365 days. And if that holding period is given in terms of weeks, then obviously I will divide it by 52 weeks. Now, debtors. Debtors के लिए क्या है? That is a total cost of credit sales. जो हमने देखा कॉस्ट शीट के अंदर टोटल कॉस्ट किसको कहते हैं? So that is a total cost of credit sales into debtors collection period divided by either 12 months or 360 days or 52 weeks. So ये डेटर्स का वैल्यूएशन जो भी होगा वो टोटल कॉस्ट पे होगा। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अभी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 360 डेज और 52 वीक्स। सो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन जो भी होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस के ऊपर होगा। और इसलिए आपको मैंने कॉस्ट शीट समझाया क्योंकि हमको रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन रॉ मटेरियल कंज्यूम पे निकालना है, WIP का वैल्यूएशन हमको वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे निकालना है, फिनिश गुड्स स्टॉक का वैल्यूएशन हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालना है और डेटर्स का वैल्यूएशन हमको टोटल कॉस्ट पे निकालना है। तो इसके लिए हमने कॉस्ट शीट समझने की कोशिश किया। और उसमें भी लास्ट आइटम जो है वो क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, so that is a credit purchases into creditors payment period divided by 12 months or 360 days or 52 weeks. For example, अगर मेरे टोटल क्रेडिट परचेसेस है 12 lakhs रुपीज और क्रेडिटर्स का पीरियड दिया हुआ है हाफ मंथ, अब क्या होगा, टोटल क्रेडिट परचेसेस 12 lakhs डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू 0.5 बिकॉज हाफ मंथ दिया है। So 12 lakhs divided by 12 into 0.5 is equal to 50,000. इसका मतलब मेरे क्रेडिटर्स की अमाउंट रहेगी 50,000। और इसी के डायरेक्शन में, इसी लाइन में हमको अब ये रॉ मटेरियल के स्टॉक की अमाउंट कितनी होगी, WIP स्टॉक की अमाउंट कितनी होगी, फिनिश गुड्स स्टॉक की अमाउंट कितनी होगी, डेटर्स की अमाउंट कितनी होगी, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड कैश बैलेंस हमको चाहिएगा वो उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। भी कैश बैलेंस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, कैश बैलेंस हमको डायरेक्टली दिया जाता है एग्जाम्पल के अंदर। सो कैश बैलेंस को ऐड करेंगे, अगर कोई एक आधा एक्सपेंडिचर प्रीपेड एक्सपेंडिचर दिया है तो उसको भी हम ऐड करेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे, हम क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। और सपोज एक आधा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर दिया होगा
तो सेम वैसे ही आएगा। सपोज वहां पर दिया है कि आउटस्टैंडिंग लेबर और आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ऑफ 1 मंथ, तो क्या होगा, टोटल वेजेस ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स और 360 डेज और 52 वीक्स मल्टीप्लाइड बाय 15 डेज और 1 मंथ वट एवर इट मे बी। तो वो करके हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर की भी अमाउंट आ जाएगी। सो ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन, अरिथमेटिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो इसके आगे अभी हमारे पास जो एग्जाम्पल आएंगे, जो एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन होगी, वो एग्जाम्पल की इंफॉर्मेशन को हम इसी अरिथमेटिक के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट अमाउंट रिक्वायर फॉर वर्किंग कैपिटल और एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।